हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक बोर्ड पर स्वागत है। हम लोग आज नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी का शॉर्ट रिवीजन करेंगे। आइए शुरू करते हैं इसका हम लोग अध्ययन। सत्ता की साझेदारी में पढ़ते हैं हम विदेशों के बारे में। छोटे छोटे जो बाहरी देश हैं पश्चिमी यूरोप के, उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें है कि लोकतंत्र की उचित कार्यप्रणाली के लिए राज्य के तीन अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी का विचार अविभाजित राजनीतिक शक्ति के विरोध के समय उभरा था। हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे इसमें, इस चैप्टर में, जो कि हमारे बुक में दिया हुआ है कि बेल्जियम पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा देश है। यह क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से मिलती हैं। बेल्जियम में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जबकि 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। बेल्जियम देश की राजधानी ब्रुसेल्स है, ये याद रखेंगे। यहाँ की आबादी का 59% लोग फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं तथा डच भाषा बोलते हैं, और 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। डच और फ्रेंच समुदाय के मध्य तनाव। ब्रुसेल्स में अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग डच भाषी लोगों की तुलना में अधिक समृद्ध और शक्तिशाली थे, जिसके कारण इन लोगों ने समुदायों के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। बेल्जियम की सामाजिक विविधता। वहाँ की विविधता को पढ़ने के बाद हम अपने देश की विविधता के बारे में पढ़ेंगे। तो बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कर अलग मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। वर्ष 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन हुए। केंद्रीय सरकार में डच एवं केंद्रीय भाषी मंत्रियों की संख्या समान है, जिससे कोई भी एक समुदाय पक्षपातपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता है। बेल्जियम में राज्य सरकारें सरकार के अधीन नहीं है। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 क्षेत्रों की क्षेत्रीय सरकारों अर्थात राज्य सरकारों को दे दी गई हैं। केंद्रीय सरकार एक राज्य सरकारों के अतिरिक्त बेल्जियम में एक तीसरी सरकार भी कार्य करती है, जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। सामुदायिक सरकार के अस्तित्व में आने से बेल्जियम में भाषाई संघर्ष में कमी आई है। बेल्जियम मॉडर्न व्यवस्था अधिक सफल रही। इसने देश में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लगाया है। अगला देश जो कि हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। सिंघली सामाजिक समूह की बहुलता वाला देश श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। यह वर्ष 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। श्रीलंका ने कुल जनसंख्या का 74% सिंघलियों का, 18% तमिल समूह का तथा 7% ईसाई समूह की जनसंख्या निवास करती है। श्रीलंका में तमिलों के उपसमूह। श्रीलंका में तमिलों के 2 उपसमूह श्रीलंकाई तमिल एवं भारतीय तमिल निवास करते हैं। श्रीलंका के तमिल मूल निवासियों को श्रीलंकाई तमिल कहते हैं। इनकी संख्या 13% है तथा मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में निवास करते हैं। औपनिवेशिक शासनकाल के कुछ तमिलों का वंशज यहाँ बागान मजदूरों के रूप में आए थे तथा बाद में यहीं बस गए। मूल रूप से क्या भारत के लोग हैं। इन्हीं लोगों को भारतीय तमिल कहा जाता है। श्रीलंका में बहुसंख्यवाद। यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने तरीके से देश पर शासन कर सकता है तथा इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है, जिसे बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। वर्ष 1948 में श्रीलंका के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के पश्चात सिंघली समुदायों के नेताओं ने सरकार पर अपने बहुमत से वर्चस्व स्थापित करना चाहा। वर्ष 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका में सिंघली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। श्रीलंका में सिंघली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान हैं। तमिल को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए संघर्ष। श्रीलंका में तमिल को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए संघर्ष हुआ था अभी कुछ ही साल पीछे। तो सरकारी निर्णयों ने श्रीलंकाई तमिलों में रोष या शासन को लेकर उनमें अलगाव की भावना को बढ़ाया। तमिल की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई तथा तमिल को राजभाषा घोषित किया।
वर्ष 1980 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम जो कि लिट्टे नाम से है नामक संगठन ने तमिलों के अधिकारों के लिए संघर्ष प्रारंभ किया, जो गृह युद्ध में बदल गया। गृह युद्ध में दोनों समुदायों के हजारों लोग मारे गए। गृह युद्ध से देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में अनेक परेशानियां उत्पन्न हुई। युद्ध कुछ भी। अगला हमारा श्रीलंका और बेल्जियम के संघर्ष से हमें क्या सीख मिलती है। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर हमें देश की एकता संभव है। श्रीलंका ने इसके विपरीत मार्ग अपनाते हुए बहुसंख्यक समुदाय का देश में प्रभुत्व स्थापित करना चाहे, जिससे देश की एकता की संकट में पड़ जाती है। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्योंकि हर समूह, हर समुदाय को साझेदारी मिले। तो सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता के विषय में दो विभिन्न तर्क युक्तिपरक एवं नैतिकतापूर्ण दिए जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला है युक्तिपरक तर्क। तो यह तर्क इस बात पर बल देता है कि सत्ता की साझेदारी से बेहतर परिणाम निकलें। सत्ता की साझेदारी अच्छी होती है। यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभाव्यता को कम करती है। सामाजिक संघर्ष प्रायः हिंसा एवं राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करते हैं। नैतिकतापूर्ण तर्क। यह तर्क इस बात पर बल देता है कि सत्ता की साझेदारी का कार्य मूल्यवान होता है तथा सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा होती है। सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से रूप हैं? तो लोकतंत्र में लोग संपूर्ण राजनीतिक शक्ति के स्रोत होते हैं। लोग स्वशासन में संस्थानों के माध्यम से स्वयं शासन करते हैं। प्रत्येक वर्ग, जिनमें निम्न समुदाय भी शामिल है, सार्वजनिक नीतियों को तय करने में सम्मिलित होते हैं। सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का क्षैतिज वितरण सरकार के समान स्तर के अंगों को विभिन्न शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति देता है। अगला हमारा पॉइंट कि क्षैतिज वितरण का उदाहरण सत्ता के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका है। सत्ता के क्षैतिज वितरण से विभिन्न संस्थानों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। यह व्यवस्था नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था कहलाती है। अगला हमारा है कि संघीय सरकार एवं सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन। संपूर्ण देश के लिए ऐसी सामान्य सरकार प्रायः संघीय सरकार कहलाती है। भारत में हम इसे केंद्रीय सरकार कहते हैं। सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों पर किया जा सकता है, जैसे संपूर्ण देश के लिए एक समान सरकार तथा क्षेत्रीय और प्रांतीय स्तर पर विभिन्न सरकार होती है। ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ प्रांतीय और राज्य सरकारें नहीं होती। वे देश जहाँ हमारे देश की तरह सरकार के विभिन्न स्तर हैं, वहाँ सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्धारण स्पष्ट रूप से संविधान में करता है। इसे ही सत्ता या शक्ति का ऊर्ध्वाधर विभाजन कहते हैं। अगला हमारा सामुदायिक सरकार। सत्ता को विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच भी बांटा जा सकता है, जैसे धार्मिक या भाषाई समूह। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार एक व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। सामुदायिक सरकार की इस विधि को निम्नतर समुदायों को सत्ता में एक उचित साझेदारी देने के लिए प्रयोग किया जाता है। समुदाय सरकार एक भाषा समुदाय से संबंधित लोगों द्वारा चुनी जाती है, जैसे डच, फ्रेंच आदि। इसमें सांस्कृतिक, शैक्षणिक और भाषा संबंधित मुद्दों के संबंध में शक्ति होती है। अगला है गठबंधन सरकार। बहुत सुने होंगे आप लोग। तो गठबंधन सरकार के रूप के अंतर्गत दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं तथा सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा इस बात को सुनिश्चित करती है कि सत्ता किसी एक व्यक्ति या समूह में केंद्रित न रहे। विभिन्न हित समूह। लोकतंत्र में हम अनेक हित समूहों को भी देखते हैं, जैसे व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगपति, किसान या औद्योगिक कर्मचारी आदि। यह सभी समूह सरकारी समितियों के भागीदारी करके नई नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर सत्ता में भागीदारी करते हैं।